जिस पल मैं बिस्तर के नीचे से वह नेकलेस बाहर निकालता हूँ, उसी पल मेरी आंखों के सामने अचानक एक लाइव कमेंट चमक उठता है। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी उसी वक्त वह नेकलेस नीचे गिरा दो। जो भी उसे देखता है उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। फिर उन्हें फॉर्मल्डिहाइड में भिगोकर नमूने की तरह रख दिया जाता है। जो भी उसे छूता है उसके हाथ काटकर सुअरों को खिला दिए जाते हैं। मैं बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। फिर मैं मुड़कर पानी पीने के लिए किचन की तरफ चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने सामने रखे कप की ओर हाथ बढ़ाता हूँ, मेरी आंखों के सामने एक और कमेंट दिखाई देता है। वह कप उसके पति का है, सिर्फ उसी का। जो भी उसे छूने की हिम्मत करता है उसे आज रात समुद्र में फेंक दिया जाता है ताकि शार्क उसे अपना नाश्ता बना सके। मैं अपना हाथ उठाकर उस मग की तरफ बढ़ाता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे छोड़कर उसके पीछे रखा दूसरा कप उठा लेता हूँ। मेरे सामने दिख रहे कुछ गिने चुने कमेंट अचानक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। स्क्रीन के बाहर बैठे दर्शक हैरानी से मुझे घूरते हुए बोल उठते हैं, हे भगवान, मुझे तो सच में लगा था कि अब इसका काम तमाम हो गया। ये बिल्कुल भी किसी नए खिलाड़ी जैसा नहीं लगता। क्या यह कोई प्रो प्लेयर है जो नए खिलाड़ी बनने का नाटक कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भला इतने हैंडसम स्मर्फ्स कब से होने लगे? इतना हैंडसम है, मुझे भी स्मर्फ बना लो। मैं सिर झुकाए धीरे धीरे पानी पीता रहता हूँ, जबकि मेरी नजरें सामने तैर रहे उन कमेंट्स पर ही टिकी रहती हैं। और ठीक उसी वक्त महिला बॉस सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वह पूरे कमरे में कुछ ढूंढने लगती है। फिर वह सबको लिविंग रूम में बुलाकर एक लाइन में खड़ा कर देती है। जो भी मेरा खोया हुआ नेकलेस सबसे पहले ढूंढेगा उसे आज रात एक शानदार इनाम मिलेगा। सब लोग बहुत सावधानी से तलाश शुरू कर देते हैं। कोई भी जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं करता। सबको डर है कि कहीं गलती से उसे नाराज करके कोई भयानक मैकेनिज्म एक्टिवेट न कर दें। कल एक मूर्ख आदमी जो अपनी औकात नहीं जानता था, उसे वासना भरी नजरों से घूरने लगा था। उसने वहीं उसी जगह उसकी दोनों आंखें निकलवा दी। उसके बाद राक्षस उसे घसीट कर ले गए। आज तक किसी को नहीं पता कि वह अभी जिंदा भी है या नहीं। मैं सिर झुकाए महिला बॉस की नजरों से बचता रहता हूँ, जबकि सामने तेजी से बह रहे लाइव कमेंट्स को पढ़ता जाता हूँ। मुझे पता है कि वह उन सबको मार डालेगी, लेकिन उस चेहरे, उस शरीर को देखकर मैं खुद को यह कहने से नहीं रोक पाता, क्वीन मुझे भी प्लीज। अगर वह सच में तुम्हें मार देती तो अगले ही पल रोते फिरते। आज रात बचने का एक ही तरीका है, इस लेवल का हिडन स्टेज ढूंढो। सिर्फ तभी तुम सुरक्षित बचकर निकल पाओगे। हर सेशन का हिडन स्टेज पूरी तरह रैंडम होता है। उसे ट्रिगर कैसे करना है ये किसी को नहीं पता। हिडन स्टेज। मैं किसी काम की जानकारी ढूंढने के लिए कमेंट्स को तेजी से स्कैन करता हूँ, लेकिन क्वीन लव मी वन मोर टाइम और उसकी टांगें, वो टांगें नहीं है, वो तो कला का एक नमूना है। जैसी बेकार बातों के अलावा वहां कुछ भी नहीं है, एक भी काम का सुराग नहीं। उसी पल हाई हील्स पहने लंबी टांगों की एक जोड़ी अचानक मेरे ठीक सामने आकर रुक जाती है। महिला बॉस हमें सीधा घूरती है, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी होती है। वह नेकलेस मेरे पति ने मुझे जन्मदिन पर दिया हुआ पहला तोहफा था। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उसे खो दिया है तो वह मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। ये पहली बार था जब हमने उसे इतनी कोमल आवाज में बोलते सुना। जो सबसे पहले उसे ढूंढ कर लाएगा वही तुम सब में सबसे भाग्यशाली होगा। मैं उसे दिल खोलकर इनाम दूंगी, जिसे ग्रैंड प्राइज मिलेगा उसे। इतना सुनते ही सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। लगता है हर कोई वही भाग्यशाली इंसान बनना चाहता है। अभी से लेकर गेम खत्म होने तक आराम करने का अधिकार मिलेगा। सबकी आंखें फैल जाती हैं और उत्साह से उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं। क्या ये खुल्लम खुल्ला चीटिंग नहीं है? न कोई टास्क, न कोई चुनौती, सीधे सीधे तुरंत जीत। उसी समय मैं एक सुनहरे बालों वाले लड़के को धीमी लेकिन उत्साहित आवाज में फुसफुसाते हुए सुनता हूँ, क्या यही हिडन स्टेज हो सकता है? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। क्या यहाँ कोई और भी है जो ये कमेंट्स देख सकता है? वह सुनहरे बालों वाला लड़का मुझे धक्का देकर एक तरफ कर देता है। मुझे जमीन पर गिराने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वह महिला बॉस के पास जाता है और किसी जेंटलमैन की तरह झुककर अभिवादन करता है। महिला बॉस यह सब बड़े दिलचस्प अंदाज में देखती रहती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। ओह मिस्ट्रेस, मैंने आपके बारे में बहुत पहले से सुन रखा है। आप और आपके प्रिय के बीच का अमर प्रेम हमेशा मुझे मोहित करता रहा है। आज आपके घर को व्यवस्थित करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वही भाग्यशाली इंसान बनूंगा जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। मैं इन नए खिलाड़ियों जैसा नहीं हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि आपके पति की इतनी कीमती निशानी खो गई है, मैंने इस पूरे कमरे के हर कोने को बहुत ध्यान से तलाशा और आखिरकार मुझे वह नेकलेस बिस्तर के नीचे गिरा हुआ मिल गया। देखिए, मैंने उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा है। उस पर धूल का एक कण तक नहीं लगा और आपको लौटाने से पहले मैंने उसे हर तरफ से ध्यान से देखा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि उस पर एक भी खरोंच ना हो। मैंने उसे आपको बिल्कुल वैसा ही बिना किसी नुकसान के वापस लौटाया है। तो तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? महिला बॉस उसकी बात बीच में ही काट देती है। उसी पल कमेंट्स की बांट आ जाती है। सुबह सुबह मोमबत्तियां तैयार कर लो, जरूरत से ज्यादा चालाक बनने चला था। इस सुनहरे बालों वाले लड़के का तो खेल खत्म है। सुना है हॉरर लीडर बोर्ड पर इसकी रैंक टॉप 5 में है। कुछ ही दिन पहले अपने सोशल्स पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था कि उसने इस इंस्टेंस की पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। कह रहा था कि सारे नए खिलाड़ी बेकार हैं और यह भी कि सबसे पहले वही इसे क्लियर करेगा। हाँ, जो बहुत दिखावा करते हैं उनका यही हाल होता है। सच में, क्या इसे सचमुच लगता है कि प्रेम कहानी सुनाकर यह महिला बॉस का दिल जीत लेगा? प्लीज, वह एक हॉरर गेम बॉस है। उसे क्या लगता है ये क्या है? कोई डेटिंग शो? घिनौना, बिल्कुल गंदा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी चीजों को छूता है। महिला बॉस सुनहरे बालों वाले लड़के को लात मारकर जमीन पर गिरा देती है
और अपनी लाल हाई हील उसके हाथ पर बेरहमी से रगड़ देती है। अपनी इन गंदी हाथों से मेरी चीजों को मत छुओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने घिनौने हो, है ना? लेकिन जिस ग्रैंड प्राइज का मैंने जिक्र किया था वह अब भी तुम्हारा ही है। आज रात के डिनर में तुम ही परोसे जाओगे। मेरे सामने कमेंट्स पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगते हैं। घड़ी में 9 बजते हैं। महिला बॉस ऊपर वाले अटारी से नीचे उतरती है। वह सिर से पैर तक पूरी तरह भीगी हुई है। लगातार रगड़ रगड़ कर धोने की वजह से उसके हाथों की त्वचा लाल पड़ चुकी है और सूज गई है। वह हमें डाइनिंग टेबल तक ले जाती है। आज रात के मिडनाइट मील के लिए मुझे एक सर्वर चाहिए। कोई स्वयंसेवक है? अरे रहने भी दो। अगर सर्वर के हाथ डर से कांप गए और सूप की एक भी बूंद गिर गई तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा ताकि शार्क उसे खा जाए। कोई तो मर ही जाए। मैंने इस पर पैसे लगाए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह नया खिलाड़ी आखिर तक जिंदा रहे। मैं घबराहट में उन कमेंट्स को देखता रहता हूं जबकि मेरा दिमाग पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। मेरा दायां हाथ मेरी ठुड्डी पर टिका हुआ है और मैं सोच रहा हूं मैं आज रात इस अजनबी के शरीर में रहते हुए सुरक्षित कैसे बचूंगा, क्योंकि मैं उस दुनिया का नहीं हूं जहां इंस्टेंसेस क्लियर करके लोग समाज में ऊंचा दर्जा हासिल करते हैं। कुछ ही दिन पहले तक मैं किराया न दे पाने की चिंता में पुल के नीचे सो रहा था और अब मैं इस भाप से भरे महल के अंदर खड़ा हूं। अब मुझे खाने के लिए कुत्तों से लड़ना नहीं पड़ता। रात को मैं मुलायम गद्दे पर आराम से सो सकता हूं। सच कहूं तो मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं तो कल का इंतजार भी करने लगा हूं। अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी नजर मुझ पर टिक जाती है। तुम? हाँ तुम। आज रात तुम ही सर्वर बनोगे। तुम मेरे सबसे करीब खड़े हो। जब मैं छोटा था मेरा कद बहुत छोटा था, इसलिए सब मुझे तंग करते थे। जब भी लाइन लगती थी मुझे धक्का देकर सबसे पीछे कर दिया जाता था। इसलिए शेल्टर में जब तक मेरी बारी आती थी या तो खाना खत्म हो चुका होता था या सिर्फ बचे खुचे टुकड़े मिलते थे। इस दुनिया में आने के बाद हर बार खाना खाते समय मैंने हमेशा यह ध्यान रखा कि मैं खाने के सबसे करीब बैठूं। लेकिन किससे पता था कि यही आदत मुझे सर्वर की नौकरी दिला देगी। ये हैंडसम लड़का तो काफी शांत है। आखिर तक जिंदा रहना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऑनलाइन लोग कहते हैं कि यह किसी महिला प्रो ने ट्रेन किया हुआ सुंदर लड़का है। पहले तो मुझे यकीन नहीं था, दतेरे की। मैं तो वहीं जम गया। मैं समय पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। अगर मैं उन्हें बताऊं कि मैं सच में डर के मारे मरने वाला हूं तो क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक करछी। मेरे पति का बनाया हुआ सूप बहुत कीमती है। अगर तुमने इसकी एक भी बूंद गिराई तो अंजाम तुम्हें पता ही है। बिल्कुल, मुझे अंजाम पता है। कमेंट्स में जो लिखा है उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे हाथ कांप गए और सूप छलक गया तो मेरा इंतजार करेगी बर्फ जैसी ठंडी समुद्री लहरें और भूखी शार्कों का एक झुंड। इस गेम इंस्टेंस की दुनिया में मरने का मतलब सचमुच मर जाना है। मैं एक गरीब नया खिलाड़ी हूं, न कोई सहारा, न कोई पैसा की रिवाइवल कार्ड खरीद सकूं। अगर मैं असफल हुआ तो मेरा इंतजार करेगी असली मौत, असल मौत। पिछले कुछ घंटों में इस शरीर के बारे में जितना मैंने जाना है उससे साफ है कि इसकी असली आत्मा भी मेरी ही तरह कंगाल थी। उसके पास रिवाइवल कार्ड होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं किस्मत के आगे हार मानकर खाने के बड़े बर्तन की ओर बढ़ जाता हूँ। सूप की लाल भूरी सतह पर मांस के टुकड़े हल्के हल्के तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर मुझे दिखता है कि मांस के बाल भी पूरी तरह साफ नहीं किए गए हैं। उबलते हुए शोरबे के साथ काले बालों की लटें ऊपर नीचे तैरती रहती हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर कांपते हुए बैठे हैं। मैं हिम्मत जुटाता हूँ, करछी को बर्तन में डालता हूँ और सूप को चलाना शुरू करता हूँ। अचानक एक कटा हुआ कान जिसका एक हिस्सा गायब है ऊपर तैरकर आ जाता है। बर्तन से उठती बदबू सीधा मेरे चेहरे पर आकर टकराती है। मेरा पेट जोरों से मचलने लगता है। कोई मेरी मदद करो। खाना खाते वक्त मुझे ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? एक मिनट, मुझे याद नहीं कि यह सीन पहले ऐसा था। क्या किसी और ने भी नोटिस किया? लगता है बाद वाले स्टेज बदल दिए गए हैं। सुना है ऐसा चीटिंग रोकने के लिए किया गया है। मैं अपने सामने रखे उस बर्तन को घूरता हूँ। हर तरह के अंगों से भरा हुआ सूप, मेरे पेट से उठती मितली। मैं उसे जबरदस्ती दबा देता हूँ। पहले सिर्फ एक वक्त का गर्म खाना खाने के लिए मैंने हर तरह के छोटे मोटे काम किए हैं। सुअर काटे हैं, मुर्गियां काटी हैं, भेड़े, गाय, बैल, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो मैंने न किया हो। बर्तन में सुअर और गाय के अंग एक साथ तैर रहे हैं। शायद पहले वाला सुनहरे बालों वाला लड़का भी अभी तक इसी के अंदर जिंदा हो। मैं करछी उठाकर एक एक करके सबके कटोरों में सूप परोसने लगता हूँ। मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं घबराया हुआ हूँ। पूरी तरह स्थिर। ये लड़का कमाल का है। कमेंट्स की बाढ़ स्क्रीन पर छा जाती है। लेजेंड, कमाल, कमाल। क्या गॉट ईयर मूव था? अगर मुझे पहले से पता ना होता तो मैं सच में शक करने लगता कि यह हमारे कमेंट्स देख सकता है। हैंडसम, एक अफवाह फैल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं एक बात साफ कर दूं, वह अफवाह नहीं है। प्यार में पागल होना बंद करो। ऊपर वाले, कृपया इस पर एक एहसान कर देना। अगर यह सच में इस इंस्टेंस के आखिर तक जिंदा बच गया तो यह एस रैंक इंस्टेंस क्लियर करने वाला इंसान होगा। एक सच्चा लेजेंड। बहुत लंबे समय से किसी ने भी एस रैंक इंस्टेंस क्लियर नहीं किया है। उसका प्राइस पूल कई सीजन से लगातार जमा होता आ रहा है। मैं अगर यहाँ से जिंदा निकल गया तो एक ही पल में अरबपति बन जाऊंगा। तब तक तुम दोनों की दुनिया ही अलग हो चुकी होगी। जागो मेरे अरबपति। हे भगवान, मैं तो अमीर हो गया। किसी को और चाहिए? मैंने सिर्फ हर कटोरा बिना एक भी गलती के नहीं परोसा। मैंने सबको बिल्कुल सही तरीके से सूप बांट दिया। अब तो मेरा मन और काम करने का कर रहा है, वरना ये 100 मिलियन ऐसे ही मिल जाना जैसे बिना मेहनत की कमाई लगेगा। सूप परोसने के बाद मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया था। मैं कटोरा उठाता हूँ और बड़े बड़े घूंट भरकर सूप पीना शुरू कर देता हूँ।
यही तो वह स्वाद है, बिल्कुल स्टिंकी टोफू जैसा। महक बहुत बुरी, लेकिन स्वाद कमाल का। ये सूप सच में काफी स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा सा धनिया और हरा प्याज डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाकी सब मुझे डर से घूरने लगते हैं, फिर एक एक करके सबको उल्टियां आने लगती हैं। इस लड़के ने महिला बॉस का दिया हुआ काम तो पूरा कर लिया, लेकिन आज का दिन खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर उससे पहले किसी को हिडन स्टेज नहीं मिला तो सब मर जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैं कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद बचने का कोई सुराग मिल जाए। मैं अभी मरना नहीं चाहता। जैसे ही मैं आसपास देखने लगता हूँ, ये पौष्टिक सूप मेरे पति ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से बनाया था और तुमने इसे उल्टी करके बाहर निकाल दिया। ये क्या तुम मरना चाहते हो? मैं इस समय बहुत गुस्से में हूँ। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे जब तक तुम में से कोई मेरे प्रिय का गुस्सा शांत नहीं कर देता, वरना तुम भी उसी सूप में तैरती चीजों का हिस्सा बन जाओगे। वह ऊपर वाली मंजिल के उस रहस्यमयी प्रतिबंधित कमरे की ओर देखती है। उसकी आंखें गहरे स्नेह से भरी हुई हैं। डाइनिंग हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई तपते तवे पर चींटियों की तरह बेचैन हो उठता है। सब घबराकर बार बार ऊपर की ओर देखने लगते हैं। हर कोई दिल से यही चाहता है कि महिला बॉस का पति ऊपर से नीचे आ जाए। अचानक दुबला लेकिन मजबूत मांसपेशियों वाला एक लंबा आदमी खड़ा होता है और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ता है। पता नहीं कहां से कई राक्षस प्रकट हो जाते हैं। वे उसे तुरंत चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक कौर करके उसका शरीर नोच नोच कर खा जाते हैं। पीछे सिर्फ खून का एक तालाब बचता है। बस वही इस बात का सबूत है कि वह कभी यहाँ मौजूद था। ये दृश्य देखने वाले सब लोग डर से जड़ हो जाते हैं। कुछ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, कुछ भय से चीख उठते हैं। मैं क्या करूं? मैं मर नहीं सकता। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और छोटे छोटे बच्चे भी। मेरे पिताजी अभी भी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब समझ चुके हैं, अगर कोई हल नहीं मिला तो उनका अंत सिर्फ मौत है। क्या सब खत्म हो गया? आखिर में किसी को भी हिडन स्टेज नहीं मिला। कितना अफसोस है। मुझे तो इस हैंडसम लड़के का चेहरा काफी पसंद आया था। अगर तुम लोगों ने सबसे कठिन एस रैंक इंस्टेंस नहीं चुना होता तो सच में मेरा मन था कि इसे अपने पास ही रख लूं। महिला बॉस के होंठों की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उसकी आंखें खून की प्यास से चमकने लगती हैं। उसके हाथ में डिनर नाइफ है। वह उसे मेज पर धीरे धीरे घसीटती है। उसकी तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है और पहले से ही डरावने माहौल को और भी दमघोंटू बना देती है। मैं मेज के कोने पर बैठा ऊपर की मंजिल की ओर देखता हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। हाँ नहीं, समुद्र की शार्कों को खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मूर्ख छोटी मछलियां मिल ही जाएंगी। आज के सूप की गलती मेरी थी। अगर आप इन्हें शार्कों को खिला देंगी तो फिर हमारा खाना चखने वाला कोई नहीं बचेगा। आप जानती हैं, मुझे आपको सुरक्षित रखना है। डार्लिंग, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि अब आप खाना नहीं बनाएंगे? आपने बहुत मेहनत कर ली है। इन डरपोक लोगों के लिए फिर कभी खाना मत बनाइए। आपका बनाया हुआ खाना सिर्फ मेरे लिए है। ये लोग इसके लायक नहीं हैं। अब से हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, ठीक है? अपनी योजना को कामयाब होते देखकर मैं राहत की एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। कुछ सेकंड के लिए कमेंट्स पूरी तरह रुक जाते हैं, फिर अचानक फट पड़ते हैं। हे भगवान, ये चाल तो लेजेंडरी थी। आखिरकार मैं हर कदम पर बिछे जालों से भरे पहले दिन से जिंदा बच गया। मैं थका हारा अपने कमरे की ओर लौटता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब थोड़ा आराम कर सकूं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, कमरे के अंदर पहले से ही लोगों का एक झुंड मेरा इंतजार कर रहा होता है। सब मुझे घूर रहे हैं। भौं के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा निशान और खुरदरी दाढ़ी वाला एक दबंग आदमी मेरी तरफ झपटता है और अपना मुक्का सीधे मेरे पेट में दे मारता है। मेरे गले के भीतर से खून का स्वाद ऊपर चढ़ाता है। मेरे सामने चीटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? तू इस इंस्टेंस में पहली बार आया हुआ रूकी है और तूने ऐसा एस रैंक इंस्टेंस सुलझा दिया जिसे आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बाकी सारे जवाब भी उगल दे, वरना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उसके पीछे खड़े बाकी लोग भी मुझे खूंखार नजरों से घूरते हैं। अगले ही पल मुझ पर मुक्कों और लातों की बरसात होने लगती है। इतनी समझ उनमें जरूर है कि मेरे चेहरे पर वार नहीं करते। क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? लगता है आखिरकार मैं आज का दिन भी पार नहीं कर पाऊंगा। कोई हैरानी नहीं कि जब हम काम कर रहे थे तब तू कहीं दिखाई नहीं दिया, और जब हम नेकलेस ढूंढ रहे थे तब भी तू ढंग से खोज नहीं रहा था। बस वहीं खड़ा खोया हुआ था। जब उस सुनहरे बालों वाले लड़के को नेकलेस मिला तू ठीक उसके सामने खड़ा था। क्या तूने जानबूझकर उसे मरवाया? वे सब मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो मेरे लिए सिर्फ मौत ही बची है। नहीं, तुझे जवाब देने ही होंगे। तू सारे जवाब अपने पास नहीं रख सकता। हाँ, सब बता दे, इससे सब कुछ उगलवा लो। मैं धीरे धीरे जमीन से उठता हूँ और होंठ के कोने से बहता खून पोंछ देता हूँ। मेरी आंखें गहरी और बिल्कुल पढ़ी न जा सकने वाली हैं। जवाब जानना चाहते हो? ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्या इसने सच में चीटिंग की थी? बेचारे के होंठ से खून बह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस हालत में भी यह और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए वरना मैं पहले सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा। जरा पास आओ। मेरी बात सुनकर वह दाग वाला आदमी मेरे करीब झुक जाता है। क्या तूने अभी क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। एक बार फिर बोल। मैंने साफ साफ कहा था। तुमने कैसे नहीं सुना? मैंने कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। सीधे से बात कर लड़के। मैं खिड़की के कोने से टिककर खुद को नीचे गिरा देता हूँ और बेहोश होने का नाटक करता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पीछे खड़े लोग उसे रोक लेते हैं। अरे, क्या तू इसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहता है ताकि सारे जवाब अकेले अपने पास रख सके? रुको, क्या तू इसे पीट पीट कर मार डालना चाहता है ताकि किसी और को जवाब पता ही ना चले?
और सारा इनाम अकेले हड़प ले। अपनी योजना को सफल होते देखकर मेरे होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उसी समय एक डरावनी घंटी बज उठती है। पूरे कमरे में एक घोषणा गूंजती है, रात हो चुकी है। पहला दिन पार करने वाले सभी जीवित बचे लोगों को बधाई। कृपया अपने अपने बिस्तर पर लौट जाइए, अपनी आंखें बंद करें और एक नए दिन के लिए तैयार हो जाए। शुभ रात्रि भाग्यशाली लोगों। ये घोषणा किसी मौत के फरमान जैसी लगती है। सब लोग कांप उठते हैं, फिर भागकर अपने अपने बिस्तरों पर लौट जाते हैं। मैं पूरे कपड़ों समेत बिस्तर पर चढ़ जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। हॉरर गेम्स के अपने अनुभव के आधार पर जैसे ही आधी रात के 12 बजे की घंटी बजे, तुम्हें तुरंत अपने सबसे नजदीकी बिस्तर पर जाना होगा। लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। कभी कोई आवाज मत करना और कभी अपनी आंखें मत खोलना, वरना रेट्स तुम्हारे ठीक सामने आ जाएंगे। वे आ रहे हैं। वे आ गए। रेट्स ने शिकार शुरू कर दिया है। छोटे खरगोश अच्छे बच्चे बनो, दरवाजा खोलो, जरा देखूं कौन नहीं सो रहा है। केस छोटी छोटी आंखें अभी भी खुली हुई हैं। मैं देखने आ रही हूं। एक डरावनी हंसी दरवाजे की दरार से भीतर रिसने लगती है। जरा देखूं तुम सब कहां छिपे हो। केस छोटी छोटी आंखें अपनी टीचर को घूर रही हैं। सब लोग अपनी अपनी रजाइयों के नीचे दुबके हुए कांप रहे हैं। और घंटी बजते ही मैं पहले ही सबसे नजदीकी बिस्तर पर छलांग लगा चुका था। सबसे बुरी बात यह है कि वह दाग वाला गुंडा भी यही है। हम दोनों एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं और आखिरकार दोनों बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। वह तुरंत पास की अलमारी में जाकर छिप जाता है और मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। मैं ऊपर देखता हूं और मेरी नजर उस महिला रेत से मिल जाती है। वह तुरंत फ्रेंजी मोड में चली जाती है और पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ पड़ती है। मेरा शरीर वहीं जड़ हो जाता है, लेकिन मेरा दिमाग बिजली की गति से दौड़ने लगता है। मेरे प्रिय, तुम कहां चले गए? तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। उसी समय महिला बॉस कमरे में आ जाती है। जैसे ही रेत उसकी आवाज सुनती है, वह वहीं पत्थर की तरह जम जाती है। महिला बॉस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती है। मैं अब भी सदमे में हूँ। पूरा कमरा एकदम खामोश हो जाता है, लेकिन उसी पल कमेंट्स उत्साह से फट पड़ते हैं। स्क्रीन के बाहर बैठे दर्शक राहत की सांस लेते हैं। भगवान का शुक्र है कि महिला बॉस आ गई, वरना वे दोनों तो पक्के मर जाते। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ उसके आ जाने से यह सुरक्षित हो गया? क्या तुमने अभी पहले ही यह साबित नहीं किया था कि यह उसका पति है? मैंने इस इंस्टेंस के पहले दिन से लेकर अब तक का पूरा लोर पढ़ा है। मैंने आज तक महिला बॉस के पति को कभी नहीं देखा। इतने सारे हॉरर गेम्स टेस्ट करने के अपने अनुभव के आधार पर यह बस किस्मत वाला निकला। एक नया खिलाड़ी जिसने संयोग से हिडन स्टेज का सही अंदाजा लगा लिया। मुझे नहीं लगता कि यह आज रात जिंदा बचेगा। वह कमेंट पढ़ते ही मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगता है। मैं क्या करूं तो भी मौत, न करूं तो भी मौत। तो क्यों ना इन रेत से लड़ते हुए ही मरूं। डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरे पति बनने का नाटक करने वाले कोई नौकर तो नहीं हो? लूना की बर्फ जैसी ठंडी आवाज मेरे कानों में रेंगती हुई उतरती है। वरना तुम मेरे कमरे में सोने के बजाय इस गंदे नौकर के कमरे में क्यों सो रहे हो? क्या तुम भी मेरी तरह सफाई के इतने पक्के नहीं हो और जो दूसरों का छूना बिल्कुल पसंद नहीं करते? कुछ बचे हुए लोग रजाई के नीचे सिर छिपाकर सोने का नाटक करते रहते हैं, लेकिन अंधेरे में किसी की दबी हुई दुर्भावना से भरी हंसी मुझे साफ सुनाई देती है। हर कोई मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। मैं एक ही सहज हरकत में उठकर बैठ जाता हूँ और धीरे से अपना हाथ लून के चेहरे की ओर बढ़ाता हूँ। फिर दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा देता हूँ। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, डार्लिंग, हर रात हम अपना छोटा सा बेड टाइम गेम खेलते हैं। अनाथालय में रहते हुए मैंने जितनी भी एक्टिंग सीखी थी, उसका हर जरा सा हिस्सा मैं इसी पल में लगा देता हूँ। डार्लिंग, आज रात हाइड एंड सीक है। क्या तुम भूल गई? लेकिन आज तुम 10 सेकंड लेट आई हो। बिना कोई चेतावनी दिए मैं उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देता हूँ। 10 सेकंड लेट आने का मतलब 10 सजाए। लूना का चेहरा उन शरारती थपकियों से लाल हो जाता है, लेकिन उस डरावनी खामोशी में हर एक सेकंड एक पूरे साल जैसा महसूस होता है। अगले ही पल, अब तुम्हारी सजा पूरी हो गई। चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं। मैं बिल्कुल शांत और सहज मुस्कान देता हूँ। फिर बिना कुछ कहे अपनी उंगली से उस दाग वाले गुंडे की ओर इशारा करता हूँ, जिससे थोड़ी देर पहले मेरा झगड़ा हुआ था। ब्रेथ मेरी उंगली की दिशा में देखती है और अगले ही पल हवा को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। गेम? कौन सा बेड टाइम गेम? मुझे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी। बस करो, तुम्हारी वजह से मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। मैं अभी और देखना चाहता हूँ। अरे सब लोग शांत हो जाओ। ठीक है, मजाक बंद करो। मुझे याद है कि गेम डेवलपर्स ने शुरुआत में इस महिला बॉस को बाहर से ठंडी और घमंडी रानी लेकिन अंदर से खून की प्यासी और बेरहम फाइनल बॉस के रूप में डिजाइन किया था। ये तो वैसी बिल्कुल नहीं लग रही। कि इससे फर्क पड़ता है। बाहर से आइस क्वीन, अंदर से नरम और प्यारी, और उसके साथ एक बेचारा सा लड़का जो जब चाहे उसे दबाकर रख सकता है। मैं तो इस जोड़ी का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। मैं सामने तैर रहे कमेंट्स को देखता हूँ और मेरे होंठ हल्के से फड़क उठते हैं। बाहर से बेचारा, अंदर से भेड़िया। प्लीज, मैं सच में बेचारा ही हूँ। अगर मैं खुद अपनी रक्षा करना नहीं सीखूंगा तो मेरी रक्षा करने कौन आएगा? जब मेरे माँ बाप की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी तो अदालत ने मुझे मेरे चाचा चाची के पास भेज दिया था। 18 साल का होने तक उन्हें मेरी देखभाल करनी थी। मुझे पता था कि मैं उस घर पर एक बोझ हूँ, इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया। मैंने दूसरों को खुश रखना सीख लिया। मैंने दुनिया के तौर तरीके समझ लिए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही हुनर, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, इस अजीब दुनिया में बार मेरी जान बचाएगा। मैं लून के पीछे चलता रहता हूँ, चुपचाप उसे देखता रहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने वहां मेरी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं बताई? जब मैं उसके असली पति से मिलूंगा तो मैं क्या कहूंगा?
क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैंने उसके पति का रूप धारण किया, वह मुझे ऊपर अकेले ले जाकर यातना देना चाहती हो? मैंने तो पहले ही सब सोच रखा है। अंदर जाते ही मैं अपनी मीठी बातों से उसकी भावनाओं और तर्क दोनों को छूने की कोशिश करूंगा, ताकि लून और उसका पति मुझे जिंदा छोड़ दें। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में खोया हुआ था कि रहस्यमयी कमरे का दरवाजा धीरे खुल जाता है। मैं घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने ही वाला था कि अचानक लून दौड़कर मेरे गले लग जाती है। क्या हुआ डार्लिंग? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मैंने उसी पल तुम्हें पहचान लिया। भगवान का शुक्र है कि आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ पाई। मेरी नजर जिस कमरे पर पड़ती है वह बिल्कुल उसी तरह सजा हुआ है जैसा मुझे याद था। बेड साइड टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा है, उसके अंदर 3 लोगों की मुस्कुराती हुई पारिवारिक तस्वीर है। वह मेरे माँ बाप के साथ मेरी इकलौती तस्वीर है। मेरी आंखों के कोने नम हो जाते हैं। फिर मैं कमरे के हर कोने को ध्यान से देखने लगता हूँ। यहाँ कोई और नहीं है। लूना जिस पति की बात कर रही थी उसका कहीं कोई निशान नहीं है। अजीब, उसका पति आखिर है कहाँ? उसी समय लूना की पतली उंगलियां धीरे मेरे गाल पर फिरने लगती हैं। उसकी नजर इतनी कोमल है कि उसमें कोई भी डूब जाए। मैं वहीं का वहीं जड़ हो जाता हूँ। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मुझे चूम लेती है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने किस कर लिया। मेरा शिप सच हो गया। हाँ हाँ। ओ माय गॉड, क्या यह सच में महिला बॉस का बिछड़ा हुआ पति है? अब सिर्फ एक ही सच बचता है, ये रुकी कोई प्लेयर नहीं है, ये तो गेम वर्ल्ड के अंदर का एक एनपीसी है। जैसे ही लून मुझे बिस्तर पर लिटाने वाली होती है, मैं खुद को संभालता हूँ और पूरा हालात पलट देता हूँ। अब मैं ही उसे अपने नीचे दबा देता हूँ। मैं अपना सिर नीचे झुकाता हूँ और जैसे ही कुछ करने वाला होता हूँ, नीचे से धीमी और स्थिर सांसों की आवाज सुनाई देती है। लूना सो चुकी है। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान है, मानो वह कोई बहुत सुंदर सपना देख रही हो। मैं सिर हिलाता हूँ और उससे हटने ही वाला होता हूँ कि मेरे कानों में एक बहुत धीमी बड़बड़ाहट पड़ती है। स्टेलन, बस इंतजार करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। रुको, स्टेलिन तो मेरा नाम है। उसे असली दुनिया वाला मेरा नाम कैसे पता है? क्या मैं सच में इस महिला बॉस का पति हूँ? जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, तब से समय पर यादों के कुछ टुकड़े उभर आते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा नाम स्टेलिन है, बाकी सब धुंधला है। मुझे नहीं पता कि किस वजह से, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे अतीत का एक हिस्सा याद दिला देता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? थकान और उलझन मेरी आंखों में उतर आती है। मैं लून के पास लेट जाता हूँ और धुंधली सी नींद में खो जाता हूँ। जब दोबारा मेरी आंख खुलती है, तब तक पूरी तरह सुबह हो चुकी होती है। मैं उठकर बैठता हूँ। कंबल मेरे शरीर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। मैं अपने शरीर पर बचे हुए इकलौते कपड़े को देखता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। तभी आंख के कोने से मुझे तेजी से उड़ते हुए कमेंट्स दिखाई देते हैं, इतनी तेज रफ्तार से कि मेरी आंखें उनका पीछा भी नहीं कर पा रही। स्क्रीन चाटो, ऐसे कमेंट्स आधी स्क्रीन भर देते हैं। उनके पीछे प्यासे चेहरे वाले इमोजीज की लंबी कतार चली आ रही है। मैं तुरंत पलटकर अपनी पीठ कर लेता हूँ, उठकर जल्दी अपने कपड़े पहन लेता हूँ। नहीं, मैंने अभी देखना पूरा नहीं किया था। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे देखने की मुझे इजाजत न हो। मैं प्रीमियम मेंबर हूँ। मैं पूरी रात इंतजार करता रहा और कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना ही। मैं भी इस मोड़ से उतना ही उलझन में हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या यह हॉरर इंस्टेंस नहीं होना चाहिए था? फिर कहानी इतनी अजीब दिशा में क्यों जा रही है? मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, अपने अंदर की उलझन को दबाने की कोशिश करता हूँ और बाहर जाकर सब कुछ देखने का फैसला करता हूँ। जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, वह नेकलेस हल्की सी खनक के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। मेरे सामने अचानक लूना और मेरी एक तस्वीर आ जाती है। मैं हैरानी से वह तस्वीर उठा लेता हूँ। उसी पल मेरे दिमाग में अजीब तस्वीरें चमकने लगती हैं। मैं अपना हाथ उठाकर दर्द से धड़कते सिर को छूता हूँ। अनजाने में दीवार पर टंगी पेंटिंग नीचे गिर जाती है। वह जोर से फर्श पर टकराती है। अचानक बुक शेल्फ की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बुक शेल्फ दोनों तरफ खिसक कर खुल जाती है। मैं उस गुप्त कमरे के अंदर कदम रखता हूँ। चारों तरफ मेरी ही तस्वीरें टंगी हुई हैं। दीवारों पर वीडियो चल रहे हैं। मैं यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता हूँ। वे यादें जिन्हें मैं कभी याद नहीं करना चाहता था, धीरे मेरे मन में लौटने लगती हैं। 16 साल की उम्र में मेरे माँ बाप की मौत के बाद मेरे चाचा और चाची ने उनके छोड़े हुए इंश्योरेंस के पैसे हड़प लिए और मुझे सड़क पर निकाल दिया। मैं बिना किसी ठिकाने के भटकता रहा। 17 साल की उम्र में मुझे एक अनाथालय भेज दिया गया। वहां का डायरेक्टर मेरा शोषण करता था। मैं संभावित गोद लेने वालों के सामने पूरी कोशिश करके मीठा और अच्छा बनने का नाटक करता, इस उम्मीद में कि शायद कोई मुझे वहां से बचा ले। 19 साल की उम्र में मैंने आखिरकार पीछे के आंगन में एक सुरंग खोद डाली। भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। ये सारे दृश्य एक करके मेरी आंखों के सामने चलने लगते हैं। मैं सामने दिख रही हर चीज को खाली नजरों से देखता रहता हूँ। वह सब जिसे मैंने कभी खुद जिया था। तभी तस्वीर में माँ और पिताजी के चेहरे दिखाई देते हैं। वे चेहरे जो मेरी यादों से धुंधले पड़ चुके थे। मैं उन्हें देखते ही खुद को रोक नहीं पाता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तस्वीर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता हूँ और जोर से रोने लगता हूँ। सालों से अपने अंदर दबा रखा हर दुख, हर दर्द आंसुओं के साथ बाहर निकलने लगता है। वे अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसा मुझे याद है। अचानक तस्वीर बदल जाती है। मेरे सामने एक चेहरा उभरता है, अजनबी भी और जाना पहचाना भी। एक छोटी लड़की का नाजुक चेहरा, अभी की तरह ठंडा नहीं। उसकी आंखों में अब भी बचपन की मासूम चमक है। वह लूना है। मैं कुछ सोच भी नहीं पाता कि अचानक कमेंट्स की बाढ़ मेरी सोच बीच में ही रोक देती है। नहीं, ये लड़का कितना बेचारा है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बचपन में महिला बॉस इतनी प्यारी थी। अपनी भावनाओं को शांत करने में मुझे काफी समय लग जाता है। आखिरकार मैं खुद को संभालता हूँ
फिर बाहर जाकर आसपास देखने का फैसला करता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला होता हूँ, दरवाजे के पास मेरी सबसे पसंदीदा डिश रखी हुई दिखाई देती है, रेड ब्रेस्ट पोर्क। जब माँ जिंदा थीं, वह अक्सर मेरे लिए यही बनाया करती थीं। यही वह स्वाद है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा याद आती है। जब मैं सड़कों पर भूखा मरने की हालत में भटक रहा था, तब भी मैं तुरंत चॉपस्टिक उठाता हूँ और जल्दी खाना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही उसका रस मेरे मुंह में फैलता है, मुझे माँ की गर्म बाहें याद आ जाती हैं, पिताजी के मजबूत हाथ और उनकी दिल खोलकर हंसने की आवाज। मेरी आंखों से बड़े आंसू बहने लगते हैं। मैं अपने सामने रखे रेड ब्रेस्ट पोर्क को जल्दी खाता जाता हूँ, लेकिन स्क्रीन पर कमेंट्स पहले ही चीखने लगे हैं। क्या यह उन दिग्गज व्हेल प्लेयर्स में से एक है? बाकी सर्वाइवर्स तो सिर्फ राशन लेने जाते हुए दर्जनों रेट्स के पीछे पड़ जाने से किसी तरह जान बचाकर भागे थे, और यह यहाँ आराम से रेड ब्रेस्ट पोर्क खा रहा है। गेम वर्ल्ड के अंदर ये इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? कहते हैं यह महिला बॉस बेहद खून की प्यासी और हिंसक है। उसकी सबसे पसंदीदा चीज है यो पहले अपने शिकार को पिंजरे में बंद करना, फिर धीरे धीरे उसके साथ खेलते हुए उसे मार डालना। कमेंट्स में लिखे ये शब्द मुझे एकदम होश में ले आते हैं। हाँ, ये एक हॉरर गेम इंस्टेंस है। उस रेड ब्रेस्ट पोर्क के कटोरे की वजह से मैं लगभग यह मान ही बैठा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं रह सकता हूँ। यह एक बेहद खतरनाक ख्याल है। नहीं, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। मैं दरवाजा खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ कि अनगिनत रेट्स लूना के घर के अंदर उमड़ते चले आ रहे हैं। जान बचाकर भाग रहा एक सर्वाइवर चीखता हुआ सीधे मेरी तरफ दौड़ता है। उसे सिर्फ एक बच्चा देखकर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसके साथ दौड़ पड़ता हूँ। मैं उसे खींचकर एक कोने में ले जाता हूँ, उसका मुंह तुरंत अपने हाथ से ढक देता हूँ और इशारे से उसे बिल्कुल चुप रहने को कहता हूँ, क्योंकि जरा सी भी आवाज हम दोनों का छिपना बेकार कर देगी। मैं देखता हूँ कि रेट्स हमारे पास से निकल चुके हैं। लड़का राहत की लंबी सांस छोड़ता है। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईथन हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। अब से हम दोस्त हैं। दोस्त? मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी मेरा भी एक दोस्त था। हेलो, मैं स्टेलिन हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसी पल मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ईथन के पीछे एक रेत हमें घूर रही है। उसका विशाल खून से सना हुआ मुंह पूरी तरह खुला है और उससे लार टपक रही है। मैं तुरंत प्रतिक्रिया करता हूँ, ईथन का हाथ पकड़ता हूँ और मुड़कर भागने लगता हूँ। भागो, रेत है। लेकिन लड़के ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसमें दौड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। वह मेरा हाथ छुड़ाकर वहीं खड़ा रह जाता है और हांफते हुए कहता है, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। मुझे यहीं छोड़ दो। तुम आगे निकल जाओ। लेकिन चाहे मैं कितना भी खुद को कठोर बनाने की कोशिश करूं, मैं किसी बच्चे को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता, खासकर अभी अभी बने अपने दोस्त को। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा। हम दोस्त हैं, है ना? ईथन हैरान रह जाता है। उसे शायद यकीन ही नहीं होता कि इस हॉरर गेम वर्ल्ड में कोई उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। जब वह झिझक रहा होता है, मैं देखता हूं कि रेत लगभग हमारे पास पहुंच चुकी है। मैं घबराकर कहता हूं, जल्दी, समय नहीं है, जल्दी करो। ईथन मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है। रेत और करीब आ जाती है। अचानक उसके चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान उभरती है और मेरी कल्पना से भी परे वह मुझे जोर से पीछे धक्का दे देता है। जब हम दोस्त हैं, आयत दोस्त के लिए अपनी जान दे देना इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना? मुझे गिराने के बाद वह बिना पीछे देखे चला जाता है। मैं जमीन पर पड़ा रह जाता हूँ। यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ। अचानक मुझे एहसास होता है कि मैं कितना मूर्ख था। स्टेलिन, तुम अब भी इंसानों की फितरत पर भरोसा कैसे कर सकते हो? क्या अतीत के सबक अभी भी काफी नहीं थे? चाचा चाची जिन्होंने पैसे लेकर तुम्हें छोड़ दिया था और जाते समय उनकी आंखों की वह बेरुखी, अनाथालय का डायरेक्टर जिसने दयालु चेहरे के पीछे अपनी क्रूरता छिपा रखी थी, और सड़क पर भीख मांगते समय अजनबियों की घृणा से भरी निगाहें, क्या तुम ये सब भूल गए? रेत अपना विशाल मुंह खोलती है और मुझे पूरा निगलने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही पल सारी रेत्स मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाती हैं। मैं अविश्वास से उस दृश्य को घूरता रह जाता हूँ। मास्टर, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं बहुत तेजी से आ रही थी, इसलिए आपको ठीक से पहचान नहीं पाई। आप ही हैं जिन्हें हमारी बॉस ने आखिरकार फिर से ढूंढ लिया है। आपने प्रिय, मैं कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि अचानक एक आकृति मेरे सामने आ खड़ी होती है। उसकी आंखें अचानक फैल जाती हैं। अगले ही पल लूना उसे नंगे हाथों से बीच से चीर देती है, मानो तरबूज काट रही हो। काला तरल मेरे पीछे की दीवार पर बिखर जाता है। आसपास मौजूद कई रेत्स डर के मारे अपना सिर पकड़ लेती हैं और भाग खड़ी होती है। लूना शांत भाव से रेशमी रुमाल निकालती है और अपने हाथों से खून पोंछ देती है। याद रखो, हॉरर गेम का रूल नंबर 1, कभी किसी पर भरोसा मत करना। हॉरर गेम का रूल नंबर 2, रेत्स हर बार जब वे किसी सर्वाइवर को निगलती हैं, तो अगले 5 मिनट तक शिकार करना बंद कर देती है। मैं अचानक अपने पीछे हलचल सुनता हूँ। मैं मुड़कर देखता हूँ। ईथन कई रेत्स के पीछे पड़े होने से बुरी तरह डरा हुआ मेरी तरफ भागता आ रहा है। कृपया मुझे बचा लो, पहले मुझसे गलती हो गई थी। स्टेलिन, हम दोस्त हैं, है ना? मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो प्लीज। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, बस उसे चुपचाप देखता रहता हूँ। जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो खुशी से मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाकर पूरी ताकत से उसके सीने पर धक्का दे देता हूँ। उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल जम जाती है। एक ही पल में ब्रेथ्स उसे निगल जाती हैं। मैं तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ कि तुम रीपर से थोड़ी जल्दी मिल लो। लूना मुझे हैरानी से देखती है। मैं अपना हाथ वापस खींच लेता हूँ। मेरी आंखें ठंडी और पैनी हो जाती हैं। हॉरर गेम का रूल नंबर 3, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ दुश्मन होते हैं। डरा दिया, सच में डरा दिया।
मुझे तो लगा था कि यह रूकी ऐसा बेवकूफ निकलेगा जो लगातार 2 बार एक ही चाल में फंस जाएगा। यह महिला बॉस कर क्या रही है? ये तो सीधी सीधी चीटिंग है। बस विलेन खूबसूरत होना चाहिए, फिर लोगों की सारी नैतिकता गायब हो जाती है। ऊपर वाले, बकवास करना बंद करो। हमारी क्वीन खूबसूरत भी है और दयालु भी। तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम लोगों ने अभी उसे नंगे हाथों से तरबूज की तरह चीरते हुए नहीं देखा था? लो, फिर से स्क्रीन दोबारा काली क्यों हो गई? क्या हो रहा है? मजाक कर रहे हो क्या? रिफंड। मेरे भीतर एक अजीब सी भावना जाग उठती है। ऐसा लगता है जैसे फाइनल बॉस मुझे बहुत लंबे समय से जानती हो। अगले ही पल वह बोलती है, बहुत समय हो गया स्टेलिन। मेरी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। मैं लूना हूं। टिमटिमाती रोशनी के नीचे मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता हूं। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे और करीब आता जाता है। हवा में एक अजीब सी घनिष्ठता भर जाती है। रुको, वह आंसू जैसी तिल। जैसे ही उसका चेहरा मेरी यादों की उस छोटी लड़की से पूरी तरह मिल जाता है, मैं लगभग अनायास ही अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता हूं। मेरी आवाज हल्की सी कांप रही होती है। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। उस समय मैं अभी अनाथालय में ही था। एक दिन अचानक एक छोटी सी कमजोर लड़की वहां लाई गई। उसी दोपहर मैंने देखा कि कई बच्चे उसे घेर कर खड़े थे और उसके हाथ से खाना छीनने की कोशिश कर रहे थे। वरना तुझे मार डालेंगे। दीवार की दरार से मैंने एक ऐसी आंखों की जोड़ी देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जिंदा रहने की बेताब कोशिश करती हुई आंखें। वह अपने हाथों में पकड़े बन को कसकर पकड़े हुई थी और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। 3 दिनों से भूखी उस लड़की के लिए वही उसके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। तब मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, डायरेक्टर आ रहा है। जो बच्चे अभी उसे तंग कर रहे थे वे एक पल में भाग गए। मैं तुरंत उसके पास दौड़ कर गया, लेकिन उसे लगा कि मैं भी उसका बन छीनने आया हूं, इसलिए उसने पूरा बन एक साथ अपने मुंह में ठूंस लिया और तुरंत उसका दम घुटने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ता देखकर मैं तुरंत मुड़ा और अपने कमरे में छिपा कर रखा हुआ पानी उठा लाया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसे पानी पिलाया। वह कुछ बार जोर से खांसी और आखिरकार उसकी सांसें सामान्य हो गईं। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। लो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत दिनों से भूखी हो। खा लो, बिल्कुल मत झिझको। आपसे हम दोस्त हैं। वह थकी हुई आंखों से मुझे देखती रही। जब उसने देखा कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने जल्दी जल्दी बन अपने मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। एक एक कौर निगलती चली गई। आराम से खाओ, कोई तुमसे इसे छीनने वाला नहीं है। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने सिर झुका लिया, जमीन की तरफ देखती रही, कुछ नहीं बोली। मैं उसी पल समझ गया, वह भी मेरी ही तरह बेचारी थी। मेरा नाम स्टेलिन है। मेरी माँ कहा करती थी, आसमान के तारे भले ही छोटे दिखाई देते हों, लेकिन वे अपनी रोशनी से चमकते हैं और दूसरों का रास्ता रोशन करते हैं। अगर सारे तारे एक साथ इकट्ठा हो जाएं, तो पूरे रात के आसमान को रोशन कर सकते हैं। अगर तारे हैं तो चांद क्यों ना हो। आज से तुम्हारा नाम लून होगा। तारे हमेशा चांद के साथ रहते हैं, इसलिए चांद कभी अकेला नहीं होता। वह मुझे खाली नजरों से देखती रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे कुछ कदम पीछे वही छोटी सी परछाई मेरा पीछा करती दिखाई देती। उस दिन अनाथालय का डायरेक्टर फिर से मुझे उस अंधेरे छोटे कमरे में घसीट कर ले गया और मेरा शोषण किया। मारपीट से मेरा पूरा शरीर जख्मी हो चुका था। मैं लड़खड़ाता हुआ उसके कमरे से बाहर निकला। लूना ने मेरी हालत देखी और मुझे सहारा देने के लिए दौड़ कर आई, लेकिन वह बहुत छोटी थी। उसका संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े। उसी पल मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। लूना, जिंदा रहना बहुत थका देने वाला है। दिन में मैं वही करने की कोशिश करता हूं जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। मैं खुद को मजबूर करता हूं कि हमेशा मुस्कुराऊं और अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता रोशन करूं, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। सिर्फ रात में जब मैं अकेला होता हूं तभी रोने की हिम्मत कर पाता हूं, वह भी बिना आवाज किए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं किसी की नींद न टूट जाए। मुझे माँ और पिताजी की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें लगता है अगर मैं मर जाऊं तो यह दर्द खत्म हो जाएगा? क्या मुझे फिर से माँ और पिताजी से मिलने का मौका मिलेगा? लूना चुपचाप सिर झुकाए रही। फिर अचानक वह उठ खड़ी हुई और सीधे डायरेक्टर के कमरे की तरफ दौड़ने लगी। क्या उसी बूढ़े हरामी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? यहीं रुको, मैं अभी जाकर उसे मार डालती हूँ। वह पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर इतनी क्रूर और खून की प्यासी अभिव्यक्ति देखी थी। मैंने गुस्से से भरी लून को रोक लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसी दिन मैंने पहली बार समझा कि एक दूसरे का होना क्या होता है और किसी से रिश्ता जुड़ने का मतलब क्या होता है। मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अब भी कोई है जो मेरी परवाह करता है, कोई जो मेरे लिए लड़ने को तैयार है। मेरे चेहरे पर फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द की वजह से नहीं, खुशी और अपनापन महसूस होने की वजह से। मुझे उसी पल समझ आ गया कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक नया परिवार है। उस दिन के बाद अनाथालय में लून और मैं हमेशा साथ रहने लगे। इस दुनिया में लूना ही वह इंसान थी जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझती थी। उसे पता था कि मेरी सबसे पसंदीदा डिश वह रेड ब्रेस्ड पोर्क है जो मेरी माँ बनाया करती थी। हम साथ मिलकर बदमाश बच्चों से लड़ते थे और वहां से भागने के तरीके सोचते थे। हम एक दूसरे को दिलासा देते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। उसके जन्मदिन पर मैंने अपने हाथों से उसके लिए एक नेकलेस बनाया। उसके अंदर हम दोनों की एक तस्वीर थी, 2 मुस्कुराते हुए चेहरे। वे दिन बहुत खुशियों भरे थे, लेकिन अनाथालय अब भी निर्दयी लोगों से भरा हुआ था। इसलिए हमने उस पिंजरे से निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उस रात
जब सब लोग सो चुके थे, मैं और लूना अनाथालय के पीछे वाले आंगन में एक सुरंग खोदकर बिल्कुल चुपचाप बाहर निकल गए। लेकिन जब हम नए जीवन के सपने देखते हुए खुशी से भरे हुए थे, तभी मानव तस्करों के एक गिरोह ने हमें देख लिया और हमें उठाकर ले गया। मैं और लूना एक दूसरे से अलग कर दिए गए, हमें अलग अलग जगहों पर बेच दिया गया। मैं और लूना उस दिन के बाद फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। जब भी मैं उस रात को याद करता, मैं अपनी कमजोरी से नफरत करता, अपनी बेबसी से नफरत करता, इस बात से नफरत करता कि मैं सिर्फ लून को अपने सामने ले जाए जाते हुए देख सकता था और कुछ भी नहीं कर पाया। इन सभी सालों में मैंने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया। मुझे हमेशा यकीन था कि वह अब भी जिंदा है। बस मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी मुलाकात दोबारा इस तरह और ऐसी जगह पर होगी। आखिरकार फीड वापस आ गई। ये कैसे हो सकता है? महिला बॉस के सिर के ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट प्रोग्रेस बार है, वह पहले ही 80% कॉन्कर्ड दिखा रहा है। इस रुकी ने आखिर बॉस को कॉन्कर करना कब शुरू किया और उसने यह किया कैसे? तेजी से बहते कमेंट्स के बीच मैं लून को देखता हूँ। वह कमजोर सी छोटी लड़की, अब चीनी मिट्टी जैसी साफ त्वचा, बेहद खूबसूरत रूप और परिपक्व गरिमा वाली एक महिला बन चुकी है। अब वही वो फीमेल बॉस है जिसका नाम सुनते ही हर प्लेयर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं बस एक रुकी हूँ जो गलती से उसकी दुनिया में आ गया। लेकिन लूना यहाँ क्यों है और वह इस गेम की एनपीसी कैसे बन गई? इन सालों में उसके साथ आखिर क्या हुआ? सवालों की लहरें मेरे भीतर उमड़ने लगती हैं, इतनी जोर से कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ सोच पाऊं उससे पहले ही लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे खींचकर ऊपर उस रहस्यमयी कमरे में ले जाती है। वह मुझे बिस्तर पर धक्का देकर गिरा देती है। मैं दोनों हाथ गद्दे पर टिकाकर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता हूँ। लूना, तुम क्या कर रही हो? वह मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तुम किस बात से भाग रहे हो? क्या हम परिवार नहीं हैं? क्या परिवार के लोग एक ही बिस्तर पर नहीं सोते? मेरा चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है। ये सही है क्या बड़े होने के बाद भी परिवार वाले इतने पास रहते हैं? मैं जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ और हकलाते हुए कहता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखा है। हम ऐसा नहीं कर सकते। लूना जबरदस्ती मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ती है और मुझे चूम लेती है। बिग ब्रदर, क्या आप ऐसे बिग ब्रदर हैं आप जो बड़ों वाले काम भी कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। आपका मुंह तो कह रहा है कि आप नहीं चाहते, लेकिन आपका शरीर तो कुछ और ही कह रहा है। बिग ब्रदर, मेरे ऊपर तैर रहे कमेंट्स तालाब के मेंढकों की तरह शोर मचाने लगते हैं। मैं इस जोड़ी पर पूरी तरह फिदा हो गया हूँ। ये कैसी चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू लवर्स वाली कहानी है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। मैं इस शिप का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। मुझे भी ऐसी एक छोटी बहन चाहिए। मुझे कहाँ मिलेगी? यह तो मेरे पढ़े हुए उपन्यासों से भी ज्यादा रोमांचक है। स्टैलन, क्या सच में मुझे ही पहला कदम उठाना पड़ेगा? लेकिन इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें कोई मौका ही मत दो प्लीज। मैं तो आज काम से छुट्टी लेकर बैठा था, अब स्क्रीन फिर से काली हो गई। मेरे 200 रुपये गए। क्या यह रुकी सच में इसे संभाल पाएगा? मैं अपने सामने बैठी लून को देखता हूँ। वह अल्टीमेट फाइनल बॉस है जो नंगे हाथों से रेत्स को चीर कर रख सकती है। उसकी स्टेमिना की तो कोई सीमा ही नहीं। जानना चाहते हो कि यह उसे संभाल पाएगा या नहीं? बहुत आसान है, बस इंतजार करो कि स्क्रीन वापस आने में कितना समय लगता है। इसी वजह से हम पूरी रात काली स्क्रीन ही देखते रहे। रुको, फीड वापस आ गई। लूना धीरे से पूछती है, स्टेलन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? भाई होश में आ जाओ, तुम्हारे सामने एपिक डिफिकल्टी की सुपर बॉस खड़ी है। चाहे पिछली रात कितनी भी अच्छी रही हो, उसे यह मत कहना कि तुम उससे प्यार करते हो। हमारी रिसर्च के मुताबिक जिस पल महिला बॉस के सिर के ऊपर वाला प्रोग्रेस बार 100% पर पहुंचेगा, तुम हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में फंस जाओगे और वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हमेशा के लिए फंस जाना, ये तो बिल्कुल सही लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लून। तारे हमेशा चांद के साथ रहते हैं। उस दिन के बाद इस हॉरर गेम इंस्टेंस के अंदर मैं और लूना बेशर्मी से लेकिन बेहद खुशहाल जिंदगी जीने लगे, जबकि बाकी लोग रेत से डरकर कांपते हुए भाग रहे थे। मैं और लून साथ में खाना खाते, साथ में सोते और कमेंट्स बंद कर देते, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नया नया प्रेमी जोड़ा अपने हनीमून फेज में हो। जो जोड़े अपने प्यार का इतना दिखावा करते हैं वे जल्दी मरते हैं। ज्यादा घमंड मत करो। मैं तो कल ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। सबसे पहले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूसरी बात, क्या मैं यहाँ हॉरर गेम स्ट्रीम देखने नहीं आया था? फिर मुझे इनके प्यार से यातना क्यों दी जा रही है? क्या इस दोस्त को भूल गया कि गेम से जिंदा बाहर निकलने का मतलब सीधे $100 मिलियन जीतना है? पूरे 100 मिलियन! इतने पैसों में तुम्हें कैसी औरत नहीं मिल सकती? क्या बेवकूफ है? मैं कमेंट्स में भरी ईर्ष्या को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता हूँ। उन्हें क्या पता, इस दुनिया में जब फाइनल बॉस खुद मेरे साथ है तो क्या मुझे सच में 100 मिलियन की चिंता करने की जरूरत है? एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। आखिरकार गेम खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचता है और पूरे गेम में अब सिर्फ एक ही प्लेयर जिंदा बचा है। क्या यह सच में हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में रहने वाला है? भाई मेरी बात सुनो, पहले बाहर निकलो और पैसे ले लो। अगर सच में तुम्हें नहीं चाहिए हाँ तो मुझे दे देना। अगर मुझे अपने प्यार और 100 मिलियन में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं भी हमेशा अपने प्यार के साथ रहना चुनूंगा। लव ब्रेन बहुत डरावनी चीज है। बहनों मेरी बात मानो, सिर्फ पैसा ही है और जो कभी धोखा नहीं देता। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महिला बॉस के सिर के ऊपर वाला प्रोग्रेस बार अभी तक 100% नहीं पहुंचा है ना? अगर मुझे सही याद है
तो अभी वह 99% पर है। मैंने भी लून से पूछा था कि उसके सिर के ऊपर वाला प्रोग्रेस बार आखिर 100% क्यों नहीं हो रहा। उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे सीने में एक हल्की सी बेचैनी उठने लगती है। मैं किचन से खाना लेकर हमारे निजी कमरे की तरफ लौटता हूँ। रास्ते में जो रेट्स अभी कुछ देर पहले सबका कत्लेआम कर रही थीं, वे मुझे देखते ही सम्मान से झुक जाती हैं। उनमें से एक तो बड़ी विनम्रता से मेरे लिए दरवाजा भी खोल देती है। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ सिर हिलाता हूँ और कमरे के अंदर चला जाता हूँ। लूना अभी तक बिस्तर से नहीं उठी है। डार्लिंग, मुझे बस थोड़ी देर और सोने दो, बस थोड़ी सी देर। पूरा कमरा बिल्कुल शांत है। अचानक लूना की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं। उसकी नजरों में ऐसी बर्फीली ठंडक है जो कभी नहीं पिघलती। मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। तुम गंदी चीज, बाहर आओ। मैं दरवाजे पर ही जड़ होकर खड़ा रह जाता हूँ। मेरी आंखें फैल जाती हैं। मेरे पीछे से वही सुनहरे बालों वाला लड़का बाहर निकलता है। वह मेरी कमर पर पिस्तौल टिकाए हुए है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई है। मैं किस्मत वाला था। मैंने ब्लैक मार्केट में बहुत बड़ी रकम देकर एक रिवाइवल कार्ड खरीदा था। मैं इतने दिनों से छिपकर बैठा था सिर्फ आज के दिन के लिए। उस पर से अपने गंदे हाथ हटा लो, और अगर मैं ना हटाऊं तो तुम क्या कर लोगी? अरे अगर मैं गलत नहीं हूं न, तो गेम रूल्स के मुताबिक तुम सर्वाइवर्स को हाथ नहीं लगा सकती, है ना? मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। रेट्स को नंगे हाथों से चीरने के अलावा तुमने आज तक किसी सर्वाइवर को छुआ तक नहीं। और तुम्हें नहीं लगता हरी कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है? तुम्हारी सारी रेट्स आखिर गई कहाँ? ब्लैक मार्केट से आइटम कार्ड के अलावा मैंने एक डिफेंस कार्ड भी खरीदा है। ये पूरे 20 क्यूबिक मीटर के इलाके में 10 मिनट तक किसी भी रेत को अंदर नहीं आने देगा। और इन 10 मिनटों में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे ईट उस इंसान को मार देना, वो से जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है, या पूरे 100 मिलियन अकेले अपने नाम कर लेना। अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। मेरी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। मैं जमीन पर गिर पड़ता हूं। मेरे शरीर के नीचे धीरे धीरे खून फैलने लगता है। नहीं नहीं, जिस जोड़ी का मैं इतने समय से समर्थन कर रहा था, मैं उसी में से एक को गोली मार दी गई। क्या मैं इनके लिए रिवाइवल कार्ड खरीद सकता हूं ताकि इस रुकी को फिर से जिंदा किया जा सके? असल में शायद अभी भी एक तरीका है जिससे इसे वापस लाया जा सकता है। कौन सा तरीका? जल्दी बताओ। गेम फाइल्स के अनुसार जब बॉस का कॉन्क्वेस्ट प्रोग्रेस 100% पर पहुंच जाता है और तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, जिस प्लेयर से उसका बॉन्ड बन चुका है एंड उसे हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में अपने साथ कैद कर ले। दूसरा, लाइफ सैक्रिफाइस मोड एक्टिवेट करे, अपनी जान देकर उस प्लेयर को बचा ले जिससे उसका बॉन्ड बना है, और जाते जाते अपने साथ एक प्लेयर को भी ले जाए। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो गेम सिर्फ 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, तो फिर मेरी शिप फिर भी खत्म हो जाएगी। नहीं लूना, ऐसा मत करो। प्लेयर एनपीसी बॉन्ड वैल्यू क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंच गया। हिडन स्टोरी लाइन ट्रिगर्ड। ऑन ऑप्शन 1, स्टेलिन को हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में रखना। ऑप्शन 2, स्टेलिन के लिए अपना जीवन बलिदान करना और अपने साथ एक प्लेयर को ले जाना। मैं दूसरा विकल्प चुनती हूं। मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूं। बॉस सैक्रिफाइस मोड इनिशिएटिंग। टारगेट सेलेक्टेड, प्लेयर 64। गेम 5 सेकंड में समाप्त होगा। नहीं लूना, ऐसा मत करो। स्टेलिन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने दूसरी बार मरते हुए नहीं देख सकती, और फिर भी तुम्हें बचाने में असहाय नहीं रह सकती। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। स्टेलिन, तारे अपनी रोशनी से चमकते हैं, लेकिन चांद नहीं। चांद न भी हो तो भी तारे पूरे रात के आसमान को रोशन कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर उस छत पर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद मुझ में आगे जीने की ताकत ही नहीं बचती, और उसके बाद के वे सारे खूबसूरत साल भी कभी नहीं आते। छत? कौन सी छत? लूना, तुम क्या कह रही हो? स्टेलिन, मुझे एक नाम देने के लिए और मुझे एक घर देने के लिए धन्यवाद। स्टेलिन, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हारा चांद बनना चाहूंगी। लूना, प्लीज। नहीं। गेम ओवर। Zerang horror game instance. Surviving players 1. Congratulations player. System releasing $100 million reward. मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं। मेरे चारों तरफ सब कुछ सफेद है। सफेद छत, सफेद दीवारें, सफेद चादर, सफेद कंबल। कुछ दूर एक मेज पर गेमिंग हेडसेट रखा हुआ है। मैंने घबरा कर पूछा, मिस्टर स्टेलिन, यह आपकी 3761वीं कोशिश थी। आप फिर से असफल हो गए। क्या मतलब? मैं किस बात में असफल हो गया? लूना कहाँ है? सर कृपया घबराइए मत। आप बहुत लंबे समय से बिस्तर पर थे, इसलिए आपका शरीर अभी थोड़ा अकड़ा हुआ है। कुछ ही देर में सब सामान्य हो जाएगा। आपकी पत्नी इस समय आईसीयू में है। कृपया चिंता मत कीजिए, सब कुछ सामान्य है। मेरी पत्नी कौन है? क्या वह लून है? मेरी और लून की शादी कब हुई? वह आईसीयू में है और आप इसे सामान्य कह रहे हैं? सर, जब तक आपका शरीर पूरी तरह से सामान्य हो रहा है, आप पहले यह देख लीजिए। इसे देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। मुझे पता है कि इस समय आप बहुत बेचैन हैं और बहुत उलझन में भी, लेकिन कृपया जल्दबाजी मत कीजिए। जो मैं कहने वाला हूं कि उसे ध्यान से सुनिए। मैं स्टेलिन हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे और लून की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। तब मुझे पता चला कि असली दुनिया में लूना मेरी पत्नी थी। यह हॉरर गेम असल में लून द्वारा लिखे गए हॉरर मिस्ट्री नॉवेल पर आधारित था, जिसे बाद में पूरा गेम बना दिया गया। कई साल पहले जब मानव तस्कर मुझे और लून को अलग अलग ले गए थे, उसके बाद मैं सड़कों पर भीख मांगते हुए भटकता रहा। जब मैं 15 साल का हुआ
मैं तस्करों के चंगुल से भाग निकला और किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच गया। एक ही कार्रवाई में पूरा गिरोह पकड़ लिया गया। मैंने पुलिस से लून के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उस गिरोह द्वारा अगवा किए गए बहुत से बच्चों की हत्या कर दी गई थी। जिस लून को मैं ढूंढ रहा था उसके भी शायद अब जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सड़कों पर चलता रहा। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मेरे सामने भीड़ लगातार गुजरती जा रही थी। मैं सड़क पर ही बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। जो परिवार मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था वह मुझसे दूसरी बार छिन चुका था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। राह चलते लोग मुझसे दूर दूर होकर निकलते रहे। जब मेरी आंख खुली, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर बारिश और तेज होती गई और मेरे दिल की निराशा भी। आखिरकार मैं एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गया। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। जैसे ही मैं छलांग लगाने वाला था, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैंने मुड़कर देखा और वह वहीं थी, वही लून जिससे मिलने की उम्मीद मैंने हमेशा के लिए छोड़ दी थी। उसने मुझे बताया कि उन तस्करों द्वारा अगवा किए जाने के बाद वह भी हर जगह मुझे ढूंढती रही। हाल ही में उसने राजधानी में पकड़े गए मानव तस्करी के गिरोह की खबर देखी थी। उसी आखिरी उम्मीद के सहारे वह राजधानी आ गई, लेकिन शहर का कोना कोना छानने के बाद भी उसे मेरा कोई पता नहीं चला। पूरी तरह टूटकर उसमें जीने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने भी किसी छत से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी छत पर मैं भी अपनी जान देने आया होऊंगा। और मुझे देखते ही वह मुझे रोकने के लिए दौड़ पड़ी। मैंने लून को कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे अपने साथ बीते उन सभी सालों की पूरी कहानी बता दी। एक दूसरे को दोबारा पा लेने के बाद हमने मरने का इरादा छोड़ दिया और छत से नीचे उतरने लगे। लेकिन तभी अचानक आसमान में तेज हवा चली और बिजली का एक जोरदार वार सीधे मेरे सिर पर आ गिरा। मैं छत से नीचे गिर पड़ा। मुझे बचाने के लिए लूना भी मेरे पीछे कूद गई। खुशकिस्मती से पुलिस समय पर पहुंच गई। सुरक्षा के इंतजाम होने की वजह से और शायद किसी चमत्कार से बिजली गिरने वाला मैं जिंदा बच गया। उस दिन के बाद हमारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। रास्ते में हम एक छोटे से डायनर के पास से गुजरे जहां नौकरी का एक बोर्ड लगा हुआ था। मैं और लून उस छोटे से डायनर के मालिक से मिले। उसे हम पर दया आ गई और उसने हमें वहीं काम करने की जगह दे दी। मैं किचन में खाना बनाना सीखने लगा और लून बाहर ग्राहकों को सर्व करने लगी। आखिरकार भटकने के दिन खत्म हो गए। अब हमारे पास रहने के लिए एक जगह थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। जिस साल मैं 18 साल का हुआ, संयोग से मुझे एक वकील से पता चला कि मेरे कानूनी अभिभावक होने के बावजूद मेरे चाचा और चाची को मेरे माँ बाप द्वारा छोड़े गए इंश्योरेंस के पैसे खर्च करने का कोई अधिकार नहीं था। 18 साल का होने के बाद मुझे वे पैसे वापस मांगने का पूरा अधिकार था। वकील द्वारा तैयार की गई शिकायत लेकर मैं सीधे अपने चाचा और चाची को अदालत ले गया। आखिरकार मेरे माँ बाप का छोड़ा हुआ इंश्योरेंस का पैसा वापस मेरे हाथों में आ गया। मैंने चुपचाप डायनर के मालिक के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए और फिर मैं और लूना इन 3 सालों में सीखे हुए अपने हुनर के सहारे शहर के बीचों बीच अपना खुद का डायनर खोल लिया। हमने उसका नाम रखा स्टार एंड मून बीस्ट्रो। हमने एक घर भी खरीद लिया। इस ठंडी और बेरहम शहर में आखिरकार हमारा अपना एक घर था। मेरी माँ कभी एक मशहूर शेफ थीं। उनके हाथों के स्वाद को जो मेरी यादों में अब भी जिंदा था, उसी के आधार पर मैंने अपनी रेड ब्रेज्ड पॉर्क की नई रेसिपी बनाई। ग्राहकों ने उसकी जमकर तारीफ की। यहाँ तक कि टीवी चैनल भी उसकी रिपोर्टिंग करने दौड़े चले आए। बीएस्ट्रो का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। उस दिन की याद में, जिस दिन हम नई जिंदगी लेकर लौटे थे, यानी उसी दिन की सालगिरह पर, जिस दिन हम छत से गिरे थे, हम दोनों सिविल अफेयर्स ऑफिस गए और अपनी शादी रजिस्टर करवा ली। उसके बाद के दिनों में मैं रेस्टोरेंट संभालता रहा और लून पूरी तरह अपनी पढ़ाई में लग गई। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी में दाखिले का पत्र मिल गया। लूना ने राइटिंग विषय चुना। उसने मुझे बताया कि जब उसके माँ बाप जिंदा थे तो उन्हें उसे सोने से पहले कहानियां सुनाना सबसे ज्यादा पसंद था। उसके बाद उसने अपना पहला उपन्यास लिखा। वह इंटरनेट पर छा गया। एक गेम कंपनी ने भी हमसे संपर्क किया और लून के उपन्यास को आधार बनाकर एक नया गेम विकसित करने की इच्छा जताई। सब कुछ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। मुसीबत फिर भी आ गई। लुटेरों के एक गिरोह ने हमें अपना निशाना बना लिया। एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात कई नकाबपोश गुंडों ने लून का अपहरण कर लिया और उसकी जान के बदले 100 मिलियन की फिरौती मांगी। मैंने सालों की मेहनत से, मैं और लून ने जो भी पैसा बचाया था, सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन वह काफी नहीं था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने लोन शार्क से भारी कर्ज लिया और किसी तरह पूरे 100 मिलियन का इंतजाम किया। मैंने उन अपहरणकर्ताओं से लून को वापस खरीद लिया। जैसे ही मैं और लूना एक दूसरे को कसकर गले लगाकर खुशी के आंसू बहा रहे थे, मैंने देखा अपहरणकर्ताओं में से एक ने अपनी बंदूक उठाई और सीधा हमारी तरफ निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। नहीं, मैंने तुरंत लून को अपने पीछे कर लिया। स्टेलिन, तुम मर नहीं सकते। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपना हाथ उठाकर उसकी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन जितना मैं उन्हें पहुंचता वे उतने ही ज्यादा बहते जाते। मुझे माफ कर देना। लगता है अब तारे चांद के साथ नहीं रह पाएंगे। मेरे बिना भी ठीक तुम्हें जीते रहना होगा। मुझसे वादा करो। रुको। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। 72 घंटे तक चली आपातकालीन चिकित्सा के बाद मैं किस्मत से बच तो गया, लेकिन वही जिंदगी लगभग मौत के बराबर थी।
गोली मेरे दिमाग को आर पार चीर कर निकल गई थी। उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन मेरे मस्तिष्क के ऊतकों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। मेरी बाकी की पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े पड़े ही बीतनी तय हो गई। आईसीयू के कांच के उस पार लूना मुझे अब भी सांस लेते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब लून घर से मेरे लिए जरूरी सामान लेने गई तो उसने कॉफी टेबल पर मेरे द्वारा छोड़ी गई कई चीजें देखी। एक डिवोर्स अग्रीमेंट और मिस लूना के साथ सभी संबंध औपचारिक रूप से समाप्त करने का एक लिखित बयान। उस बयान में साफ लिखा था कि लोन शार्क्स का सारा कर्ज मिस लूना से किसी भी तरह जुड़ा हुआ नहीं है। वह सब तलाक के बाद मेरे अपने व्यक्तिगत फैसले थे। वहां एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखी थी जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी। उसमें लून को एकमात्र बेनिफिशियरी बनाया गया था। उसके बाद के दिनों में लूना हर रोज अस्पताल आती रही। वह हर दिन मेरी देखभाल करती। हर एक दिन वह मुझे हमारी पूरी कहानी सुनाती जो हमने साथ मिलकर जी थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन मैं जाग जाऊंगा, लेकिन साल बीतते गए, दिन गुजरते गए और मैं फिर भी नहीं जागा। फिर अचानक एक बड़ी सफलता मिली। जिस गेम को लूना ने गेम कंपनी के साथ मिलकर बनाया था वह खिलाड़ियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुका था। एक दिन डेवलपमेंट टीम के एक सदस्य ने उससे कहा, हमारा मेडिकल स्कूल के साथ मिलकर चल रहा नया प्रोजेक्ट अभी अभी एक बड़ी सफलता तक पहुंचा है। बस पेशेंट के सिर पर गेमिंग हेडसेट पहनाना होगा और उसके न्यूरल सिग्नल्स को गेम वर्ल्ड से जोड़ देना होगा। गेम वर्ल्ड से मिलने वाले न्यूरल स्टिमुलेशन की मदद से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े पेशेंट के जागने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर आप उस पेशेंट को जगाना चाहती हैं तो उसके साथ सबसे गहरा भावनात्मक संबंध रखने वाले व्यक्ति को गेम वर्ल्ड में प्रवेश करना होगा। उसे वहां पेशेंट का मेमोरी कोड ढूंढना होगा और उसकी वास्तविक दुनिया की यादें धीरे धीरे वापस दिलानी होंगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मेमोरी कोर सुरक्षित रहे। सिर्फ तभी उसे जगाने की संभावना होगी। एक और बात, गेम वर्ल्ड के अंदर उसे वास्तविक दुनिया की कोई भी याद नहीं होगी। उसे कोई ऐसा व्यक्ति ही धीरे धीरे जगा सकता है जिसका उससे बहुत गहरा रिश्ता हो। और कुछ मत कहिए, मैं जाऊंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं स्टेलिन को वापस लेकर आऊंगी। कृपया निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए। और हम आपको गेम के अंदर सबसे ऊंचे अथॉरिटी लेवल और सबसे अधिक फ्रीडम वाली एनपीसी बनाएंगे। लेकिन आप किसी भी दूसरे प्लेयर को अपने हाथों से छू नहीं सकेंगी। हाँ, आप गेम वर्ल्ड की सभी रैट्स को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकेंगी ताकि गेम के अंदर आप अपने पति को ढूंढ सकें। लेकिन क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी। अगर गेम वर्ल्ड के अंदर आपकी मृत्यु हो गई तो वास्तविक दुनिया में आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मैंने लून से कहा, स्टेलिन मेरा इंतजार करना, मैं वादा करती हूं मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। और आखिर में लूना ने सचमुच मुझे जगा दिया, लेकिन वह खुद हमेशा के लिए गहरे कोमा में चली गई और फिर कभी नहीं जागी। उसकी जीवन धड़कनें बेहद कमजोर थीं, लेकिन चमत्कारिक रूप से वे कभी पूरी तरह बंद नहीं हुईं। वह चुपचाप वहीं लेटी रही। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसके शरीर से जुड़ी नलियां और तार बस किसी तरह उसकी सांसें बनाए हुए थे। गेम कंपनी और टेक टीम किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। गेम वर्ल्ड के अंदर उसकी चेतना बिखर जाने के बाद वह दोबारा एक साथ नहीं जुड़ सकी और वह पहले से भी गहरे कोमा में चली गई। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में गया था। लूना अपनी चेतना के स्तर पर ही खो चुकी थी। मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हें कभी अपने पास क्यों नहीं रख पाता? मुझे इस दुनिया में हमेशा अकेले ही क्यों जीना पड़ता है? मैं गेम डेवलपर्स के पास गया और उनसे विनती की, आप लोगों ने गेम की मदद से मुझे वेजिटेटिव स्टेट से जगा दिया था, क्या उसी तरीके से आप लून को भी वापस नहीं ला सकते? मिस्टर स्टेलिन, अगर आज आप हमारे पास नहीं आते तो हम खुद आपके पास आने वाले थे। पिछले कुछ दिनों की जांच में हमें एक असामान्य बात पता चली है। क्या? जब मिसेस लून ने खुद को बलिदान करने का फैसला लिया तो पूरा गेम वर्ल्ड ढह गया था। जब हमने उसे रिस्टोर किया तो हमें पता चला कि मिसेस लून का मेमोरी कोर शायद अब भी गेम वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। तो क्या मैं अंदर जाकर उसे वापस ला सकता हूं? सिद्धांत रूप से हाँ, लेकिन तुम्हें वही पूरी कहानी दोबारा जीनी होगी। अगर तुम मिसेस लून के बलिदान वाले अंत को बदल पाए तो शायद मिसेस लूना भी दोबारा जाग सकती है। लेकिन या तो क्योंकि गेम वर्ल्ड में प्रवेश करते ही तुम फिर से वही अंत जीने लगोगे, इसलिए तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी और बिना किसी याददाश्त के तुम मिसेस लून को कैसे जगाओगे? इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। सर, यह आपकी पत्नी को जगाने की 3761वीं कोशिश थी। क्या आप फिर से कोशिश करना चाहेंगे? जब तक एक भी उम्मीद बाकी है मैं कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, ये मेरी कोशिशों का 10वां साल है और मैं अब भी असफल हूं। लूना, मैं वापस आ गया हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। मेरे मन में हम दोनों के साथ बिताई हुई अनगिनत यादें चमकने लगती हैं। 6 साल की उम्र, अनाथालय। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता, लूना कुछ दूरी पर मेरे पीछे खड़ी दिखाई देती और जैसे ही उसे पता चलता कि मैंने उसे देख लिया है, वह हमेशा की तरह जिद्दी अंदाज में कहती, गलत मत समझना, मैं सिर्फ उस दिन मेरी जान बचाने का एहसान चुका रही हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे चल रही हूं, तुम्हारी दोस्त बनने के लिए नहीं। 9 साल की उम्र, हम दोनों साथ मिलकर अनाथालय से भाग निकले, लेकिन मानव तस्करों ने हमें पकड़ लिया जिस पल हमें अलग किया जा रहा था। लूना ने पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़ रखा था। 15 साल की उम्र, उसने मुझे छत के किनारे से वापस खींच लिया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा।
वह चुपचाप मेरी पीठ सहलाती रही। 18 साल की उम्र, स्टार एंड मून बीस्ट्रो। लूना सामने काउंटर पर खड़ी थी, मैं किचन में था। शीशे के उस पार हमारी नजरें मिलीं और हम दोनों बेवकूफों की तरह मुस्कुरा उठे। फिर वह वादा जो मैंने लून की उंगली में अंगूठी पहनाते समय किया था, तारे हमेशा चांद के साथ रहेंगे। यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। मैं लून के दाहिने हाथ की चौथी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखता हूं। लूना, बस थोड़ा सा और मेरा इंतजार करना। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। कोशिश नंबर 3762 शुरू करने का समय आ गया है।